यानी मार्शेला क्विंटाना की जुबानी। मैं काफी जोर से दरवाजा खोली। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी भूरी आंखों की तरह मेरी आंखें थी। मैंने अपने थके हुए शरीर को दीवार के खिलाफ टिकाया। वह आंखें मुझे बिल्कुल बिना किसी भाव के पत्थर की माफी देख रही थी। वह बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए थे। तुम्हें पता है, मुझे सबक सिखाना पसंद नहीं बेटी, मेरे डैड ने कहा। यह झूठ है। मैं अपनी आंखों को जमीन पर टिकाए हुए थी। मुझे पता है, मैंने कहा। तो तुम फिर हमेशा मेरी बात के खिलाफ क्यों जाती हो मार्शेला? मेरे डैड ने त्योड़ी चढ़ाई। काफी गुस्से में थे। उन्होंने मेरे चिबुक को पकड़ा ताकि मैं उन्हें देखूं। हजारों बार बताया है, यह हमारी दुनिया है। तुम्हें कब समझ आएगा? मैं अंदर से अपने गाल काटने लगी और कोशिश करने लगी कि मैं नीचे जमीन पर देखूं। कब इस आदमी को समझ आएगा मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वह अपने हाथ मेरे बालों में झुंझुलाहट के साथ चला रहा था। एहसास हो रहा था वह मेरे दिमाग में छेद बना रहा है। जाओ और कपड़े बदल लो, हमें तुम्हारे अगले असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करना है। उन्होंने हुक्म चलाया और मैं वहां से निकल गई। गार्ड्स मेरी तरफ आंखें उठाकर नहीं देखा। जब मैं बेसमेंट से बाहर निकलने लगी, जो जेल का काम करता है, मेरे डैड ने कुछ हफ्तों के लिए मुझे जेल में डाल दिया था, बिल्कुल तन्हाई में। बहुत कम खाना और पानी, इसलिए क्योंकि मैं एक कुंवारी बच्ची को भागने में मदद की थी जो सेक्स ट्रैफिक में फंस गई थी, जो रैकेट मेरे डैड चलाते हैं। मुझे एहसास हुआ मेरा खून दोबारा से जलने लगा और अंगार मेरे अंदर धधकने लगा। मैं घर के अंदर आई। मेरी माँ मेरे पास आई, मुझे हक की, लेकिन फिर जम गई जब मैं काफी घृणा के साथ उन्हें देखने लगी। बिल्कुल मेरे डैड से उल्टी दिखती है, ब्रिटिश लगती है, सुनहरे बाल, हरी आंखें। मार्शल, इतना कहा मेरी माँ ने। अभी नहीं, मैं दांत दबाकर कही। जब अपने बेडरूम की ओर जाने लगी, तुम्हारा खून बह रहा है। उनकी चिंताएं दम तोड़ दी जब मैं हंसकर उनका उपहास किया। तुम ऐसे क्यों दिखाती हो जैसे तुम्हें मेरी परवाह है? मैंने अपनी आंखें छोटी की जब उनके करीब आई। क्या मैं तुम्हें बार बार याद दिलाऊं कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो माँ? हमेशा की तरह मेरे रूखे शब्द से उन्हें चोट पहुंची। उनके आंखों में आंसू आ गए। मैं मार, इन्हें बचा कर रखो। मैं अपनी आंखें घुमाई और अपने कमरे का रास्ता बनाने लगी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि झूठी परवाह देखूं या रोने वाली कहानी सुनूं। मेरा दिल बहुत दर्दनाक तरीके से दुखने लगा इस बर्ताव से। फिर मुझे याद आया कि वो मेरे साथ क्या की थी। अपने दिल के आसपास की दीवार को 10 गुना ऊंची कर ली। वह मुझे मारती थी, शराबी नशेड़ी, क्योंकि वह बिना प्यार के शादी में थी। और सबसे बड़ी बात, जब मैं 12 साल की उम्र में डैड के दुश्मन द्वारा किडनैप की गई थी, वह हुआ था क्योंकि उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया था। वह जाग उठी जब मैं दोबारा से मिली, पर मुझे पता है मेरे डैड ने उन्हें धमकी दी थी कि उन्हें तलाक दे देंगे और सारे पैसे देना बंद कर देंगे। वह मेरे लिए मरी हुई है। मैं दरवाजा बंद की और बाथरूम में गई। जल्दी से नहाने लगी। मेरे पूरे त्वचा में दाग थे। जल्दी से सारे पसीने और खून को साफ किया और अपने आसपास एक टॉवल लपेटा। लोग सोचते हैं मुझे टैटू करना पसंद है। मैंने बहुत सारे कर रखे हैं। मेरे जख्मों को ढकते हैं। लोग ध्यान से देखेंगे तभी पता चलेगा मेरे जख्म उन टैटू के बीच में हैं। सोच कर ही मेरे आंखों में आंसू आने लगे थे। किसी को प्यार करना कितना मुश्किल होता है जब आप नष्ट हो चुके होते हो। टैटू करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैं जख्म भी नहीं चाहती थी। मैं जल्दी से अपने हुडी और जूते पहन लिए, जिम की ओर रास्ता बनाने लगी ताकि वर्कआउट कर सकूं। लोग मेरे दिमाग में छेद बना रहे थे जब मैं रिंग के अंदर गई जहां मेरा भाई कैमरन एक फाइट जीत रहा था। उसने उस आदमी को मार गिराया। उसकी हरी आंखें मेरी आंखों से मिली। उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र थी। जब उसने मेरे जख्मों को देखा, क्या तुम एक राउंड करना चाहोगे? मैं पूछी। उसने कहा, तुम अभी अभी कैद से बाहर आई हो। हाँ मुझे पता है, मैं मजाक करते हुए कही। मुझे दूसरे असाइनमेंट में भेजा जाने वाला है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे अंदर अभी ताकत है या नहीं। तुम हमारी एक बहुत बड़ी टॉप की फाइटर हो और मुझे नहीं लगता तुम्हें परीक्षा की जरूरत है। एक लड़की की आवाज आई। मैं नखड़े की मुस्कान दी और उस औरत को देखी। नोरा, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। आओ मुझे हक करो, वह कही और मैं मुंह दबाकर हंसी। मेरा भाई हार मान लिया जब मैं इशारा किया और रिंग के अंदर आ गई। मैंने अपने हाथों में पट्टी को लपेटा और लड़ाई शुरू हो गई। ज्यादा वक्त नहीं लगा। सब लोग हमें घेर कर देखने लगे। मैं नखड़े की मुस्कान दी जब कई बार मैं उसके हमले से बची, इससे पहले कि उसके जबड़े में मारती। तुम बहुत ही धीमी और बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा रही मार्शेला। वह मुझे चिढ़ाने लगा। वह हंसने लगा जब एक पंच मेरे रिब्स में मारा। मुझे पता है मैं बेहतर हूँ, मैंने कहा जब उससे लड़ रही थी। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं और कैमरन बॉक्सिंग रिंग से बाहर निकले। हम अपने डैड के ऑफिस में आए। जेसन एंडरसन, मैं चाहता हूँ वो मर जाए, उन्होंने कहा। कब और कहाँ? मैं पूछी जब उसके चेहरे को याद कर रही थी। लंदन, यूके। वह रेगुलर स्ट्रिप क्लब में आता है। हमारी फ्लाइट आज रात ही निकलने वाली है। वहाँ जाओ, उसे रिझाओ
और पीछे कुछ कचरा नहीं छोड़ना, उन्होंने कहा। समझ गई, मैं अपना सर हिलाई। स्ट्रिप क्लब मेरे डैड का है तो मुझे कोई अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं है। कैमरन की जिम्मेदारी थी कि पुलिस दखल न दे, क्योंकि जैक्सन एंडरसन एक इंग्लैंड का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। जब मैं अपना बैग पैक कर रही थी, मेरा भाई मेरे पास आ गया। मैं जल्दी ही हम दोनों को यहाँ से निकाल लूंगा। मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ, अपने होठ से मेरे माथे को चूमते हुए कहा। जब घबरा रहा था, हम यूरोप या अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ आराम की जिंदगी जिएंगे। मेरे डैड एक डॉन है क्विंटाना गैंग के वेनेजुएला में, और मेरे भाई को काफी महीने से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो उत्तराधिकार को हासिल करे। पर मुझे और मेरे भाई को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मेरे भाई और सदस्य को जुगाड़ कर रहा है हमारी साइड में, जो मेरे डैड से नफरत करते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, क्योंकि उसे बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही है ताकि सही लोगों को चुन सके। मैंने तुमसे कहा था कि तुम ग्लानि महसूस करना बंद करो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, मैं कमजोर आवाज में कही। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। वह बहुत उदासी से मुस्कान दिया। यह मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी हिफाजत करूं, और मैं बुरी तरीके से हार गया। तुम मेरी हिफाजत करते हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है कैम। मैंने उसे कसकर हक कर लिया। उसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ऐसे फिक्र करते रहे तो तुम्हें पंच लगाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम सुरक्षित रहना और मुझे सारी जानकारी देते रहना, मेरा बड़ा भाई कहा। जब मेरे बैग को मुझे पकड़ाया, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ, तैयार हो? मैंने कहा, हाँ हमेशा। एक ब्रिटिश के हॉट लड़के को लेकर आना जब तुम्हारे पास वक्त हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड नोरा मुस्कान देते हुए कही, और मैं अपनी आंखें घुमाने लगी। हाँ मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने कहा। मैंने सबको गुड बाय किया, गहरी सांस ली। जब अपनी कार की सीट में टिककर खिड़की से बाहर सीनरी को देख रही थी। जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वह एकदम जंगल के बीच में था। आसपास कुछ नहीं, कुछ खाली मकान थे ताकि किसी को हम पर शक न हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे पता है अगले कुछ दिनों तक मैं सो नहीं पाऊंगी। कहानी जुड़ा जैक्सन की जुबानी। मेरी नींद खुली और सुबह की रोशनी देखकर गड़ने लगा, जो खिड़की के अंदर आ रहे थे। अपने हाथों को आंखों के सामने लाया कि सूरज की रोशनी को रोक सकूं। परफ्यूम की खुशबू मेरे नाक में आई। उठकर बैठा और उस जगह को रगड़ने लगा जहां 8 महीने पहले मुझे गोली लगी थी। मैंने देखा एक सुनहरे बालों वाली लड़की हल्के हल्के खराटे ले रही थी। मैंने त्योरी चढ़ाई, फिर एहसास हुआ मैं एक अनजाने बेडरूम में हूँ। याद आया कल रात मैं पार्टी में गया था। उसका नाम क्या है? एलेक्स, अलेक्जेंड्रा। परवाह नहीं है। जल्दी से खड़ा हो गया और कपड़े पहन लिए। मेसन, कोई पुकारी। मैं अपनी जगह पर जम गया और उस लड़की को देखा। हे स्वीटहार्ट, मैंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? वो काफी कंफ्यूजन के साथ आंख रगड़ते हुए कही, बस ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। मैं बड़बड़ाया, तुम सो जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार होगा तुम्हें जगा दूंगा। वह मुस्कुराई और दोबारा से सो गई। उसे देखकर आंख मारा, कमरे से बाहर आ गया। मेरा यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं था। रास्ते में एक सेब उठा लिया। उस अनजाने औरत के अपार्टमेंट से बाहर निकलकर मैं लिफ्ट ले ली। अंदर आ जाओ। मेरा दोस्त करण मुझे देखकर चिल्लाया। मैं अपनी आंखों को घुमाई। मेरा दोस्त आदित्य ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। लंदन के बीच सड़क में हम गाड़ी पर चल रहे थे। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, खासकर तब जब क्विंटाना की आंखें तुम पर है, करण कहा। मैंने कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपना वसीयत पहले से ही तैयार कर रखा था। तुम्हारी प्रॉपर्टी और कार किसे मिलने वाली है? करण काफी उत्सुक होकर पूछा। तुम लोगों को, मैंने कहा। वह दोनों मुझे भाषण दे रहे थे। मैं बाहर देखकर मुस्कुरा रहा था। तुमने कल रात बहुत ज्यादा पी रखी थी। अपनी आंखें खुली रखो। लंदन में बहुत सारे आदमी हैं जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आदित्य ने कहा। 8 महीने पहले मैं अपनी भाभी चारू की मदद की थी, तब उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे उठा लिया था। नतीजा यह हुआ कि एफबीआई ने सैंटोस और क्विंटाना गैंग के लोगों को पकड़ लिया और उनके ड्रग्स और सेक्स ट्रैफिकिंग के रैकेट पर छापा मारा। उनके हथियार भी पकड़े गए। मैक्सिको से सैंटोस गैंग तुरंत भाग गए, पर क्यूबा में पकड़े गए। चारू का एक्स बॉयफ्रेंड लुक उन्हीं का आदमी था। मैं पुलिस के साथ गया था। क्विंटाना गैंग का ध्यान मुझ पर आ गया और तब से मैं उनके निशाने पर हूँ। कुछ बार मेरे ऊपर हमला भी हुआ, इसलिए हम तीनों एकदम हाई अलर्ट पर रहते हैं। उन लोगों को अपने ऑफिस के बाहर कई बार देखा, इसलिए मैं प्राइवेट लिफ्ट का इस्तेमाल करता हूँ। वह लोग अब तक पकड़े नहीं गए हैं। आज रात कनाडा जा रहा हूँ, फिक्र की बात नहीं है, मैं बड़बड़ाया। एक सिक्योरिटी टीम रख लो, करण ने सलाह दी। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा, और वह लोग मेरा उपहास करने लगे जब मेरे पीछे पीछे आने लगे। घर पर आकर मैं फ्रेश हो गया। मेरा दोस्त पूछा, तुम्हारा फ्लाइट कब है? मेरा चेहरा उतर गया जब एहसास हुआ मुझे 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। मुझे अभी पैकिंग करना है। मैं कोसने लगा, मैं पैकिंग करने लगा, लेकिन फिर
पैनिक करने लगा जब मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। मैंने अपने कमरे को पूरी तरीके से उलझा दिया, अपने जैकेट को पकड़ा। मैं जुडाह जैक्सन परिवार के 6 भाइयों में से एक हूँ। मेरा परिवार डैलस अमेरिका में रहता है और मैं यहाँ लंदन में अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी चलाता हूँ। मेरा भाई राइडर ईला से शादी किया, हंटर जोई से, रोमन एलिना से और थियो चारू से। बस मैं और नोवा दोनों कुंवारे हैं। मुझे अब तक वह लड़की नहीं मिली है जो मेरे विरोधी दिल को, इस डेविल हार्ट को जीत सके। मेरा फोन बजाया, फोन उठाया तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। देखा ईला थी। माय लव, मैंने कहा। यह तुम हो, मैंने कहा जब एहसास हुआ यह मेरी भाभी ईला नहीं बल्कि मेरा भाई राइडर है। एक ऐसा लम्हा तुम्हारी जिंदगी में आता है जब तुम फ्लर्ट नहीं करते हो, मेरे भाई ने बानी सुनाई। हाँ, जब मैं गहरी नींद में होता हूँ। बुरा मत मानना, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। मैं नखरे की मुस्कान देते हुए कहा। मैं पूछना भूल गया था, तुम कब आ रहे हो? रात तक पहुँचूंगा, मैंने जवाब दिया। मुझे ऑफिस जाना है, कुछ मीटिंग निपटानी है। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना जब तुम बोर्ड करोगे और लैंड करोगे, उसने जवाब दिया। मैं उन लोगों से बात करके उनसे विदा ली। जल्दी से रेस्टोरेंट पहुंचे, खाना ऑर्डर किया। आपस में डिस्कस करने लगे कि इस तरह से मैं अपने भाई की जगह पर सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। सब ठीक रहेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा जब तक मैं लंदन वापस नहीं आऊंगा। आधे दिल से कहा जब तक खाना आया। फिर भी कार बदलते रहना और अपना रास्ता चेंज करते रहना। अगर वह तुम्हारा पीछा भी कर रहे होंगे तो राइडर का घर नहीं ढूंढ पाएंगे। रन ने सुझाव रखा और मैं अपना सर समझकर हिलाया। मुझे नहीं पता था कनाडा में मेरा क्या इंतजार कर रहा था। मैं कार पार्क किया। अंधेरा था और शांति थी। घर की रोशनी से काफी ऊष्मा महसूस हो रही थी। बच्चे सो गए होंगे, मैं सोचा। ईला बड़ी सी मुस्कान लेकर दरवाजा खोली, लेकिन मुझे देखते ही उसकी हंसी गायब हो गई। गाइस, वह चिल्लाई इससे पहले कि मैं उसके मुंह बंद करता। जुडाह जैक्सन, जल्दी से अंदर आ जाओ। तुम्हें क्या हुआ है? मेरा भाई राइडर गरजते हुए कहा। काफी गहरी दृष्टि से मुझे देख रहा था। हंटर जोई भी वहां पर आए थे। भाभियां मेरे जख्मों को देखने लगी। शरीर में बहुत सारे जख्म थे। इधर उधर देखा तो बच्चे नजर नहीं आए। पक्का वह सो गए हैं। लड़कियों का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, मैं 10 गुना हॉट लग रहा। नहीं लग रहा क्या? मैंने कहा। उन दोनों ने मुझे एक एक फटकार लगाई जहां मुझे चोट नहीं लगी थी। नाटक करते हुए मैं गरजने लगा, तुमने मुझे मार दिया। कभी सोचा नहीं था मेरी भाभियों की वजह से मैं मर जाऊंगा। चुपचाप मैं अपना मुंह बंद कर लिया। जब उन लोगों ने मेरा कान पकड़ा, मैं हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगा। वह लोग मेरे सामने बैठे थे। मैं उन्हें समझाने लगा। उन लोगों को पता है मैं कैसे चारू को लुक से बचाया था। वह जिस गैंग के साथ शामिल था उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, पर क्विंटाना गैंग के लीडर मुझसे नाराज हो गए। उनके एक हथियार का शिपमेंट पकड़ा गया। मैं समझा रहा था जब सब मुझे देख रहे थे। उसमें चारू की तस्वीर नहीं देखी थी, इसलिए बहुत सुरक्षित है। मैं पुलिस स्टेशन में इधर उधर दौड़ा था। वे सारे बिंदुओं को जोड़ा और मेरे पीछे पड़ गए हैं। उसके आदमी मुझे ढूंढ रहे हैं। मैंने समझाया, हम एक सिक्योरिटी टीम हासिल करेंगे। मेरा भाई राइडर करा। मैं विरोध करने के लिए मुंह खोलने ही जा रहा था। हंटर ने कहा, विरोध मत करो जुडा, सच में तुम्हें चोट लग सकती है। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। मैंने कहा, मैं हैंडल कर सकता हूँ। मैं अभी तक पकड़ा नहीं गया। तुम अभी जैसे दिख रहे हो, समझ आ रहा है कि उनके आदमी बहुत करीब है। जोई कही, देखो मैं कहीं छुप जाऊंगा, सिक्योरिटी टीम की जरूरत नहीं है। मैं कहा, तुम पक्का छुपने वाले हो, पर बिना सिक्योरिटी टीम के नहीं। इस बात की समाप्ति होती है। राइडर काफी गुस्से से कहा, ठीक है, मैं हार मान लिया। अगली सुबह नाश्ते के बाद मैं फैल्कन सिक्योरिटी टीम से मिला। 3 आदमी और 1 औरत। गगन टीम का लीडर था, पार्कर एक डॉक्टर था और अमन हथियार के स्पेशलिस्ट और रीना एक्सप्लोसिव की एक्सपर्ट। गगन और अमन एक जैसे दिखने में हैं। समझ आता है क्योंकि दोनों कजिन हैं। वह लोग मुझे 2 घंटे तक बैठकर प्लान समझाते रहे। मुझे घर जाना होगा, अपना सामान लेना होगा और गायब हो जाना पड़ेगा, जाने कितना समय के लिए। गगन का कहना था कि मैं अगर ऐसे ही घूमता रहा तो इससे मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचेगा। और मेरे दोस्त करण और आदित्य का क्या? पक्का है कि क्विंटाना उन्हें मेरे साथ देखा होगा। मैं त्योरी चढ़ाकर पूछा, हम उन्हें भी एक सेफ हाउस में लेकर जाएंगे, देश से बाहर। उनके पास उनकी अपनी सुरक्षा होगी, तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी। गगन ने जवाब दिया, अभी 1 घंटे में प्लेन में जाने वाले हैं। सबको अलविदा कर लो और तुम्हारे परिवार के साथ अब कोई संपर्क नहीं रहेगा जब तक खतरे को खत्म नहीं कर दिया जाता। आंखों के कोने से देख सकता था मेरे भाई और भाभियां बहुत परेशान थी। सही समय नहीं है बर्बाद करने के लिए।
किसे हक चाहिए, मैंने पूछा। एक दूसरे को हक किया। मैं ऑफिस में कॉल करके अपने असिस्टेंट को अपने पोजीशन में रखा, सब कुछ समझा दिया कैसे काम करना है। फिर मैं अपनी माँ को वीडियो कॉल किया। वह रोने लगी। मैंने कहा, माँ, मैं रोती हुई औरतों के साथ डील नहीं कर सकता। डैड कहाँ है? यहीं पर हूँ बेटा। डैड फोन लेकर कहे, मैंने सुना है क्या चल रहा है? सुरक्षित रहना, हमारे पास एक पीस में वापस आना। तुमने सुना? मैंने उनसे वादा किया। अगला भाई रोमन पहले रिंग में ही फोन उठा लिया। एलिना उसके पास बैठी हुई थी। वह वीडियो कॉल में मुझे देखकर हाथ हिलाई और मेरे साथ गरजने लगी। जब रोमन अपना भाषण शुरू किया, देखा पार्कर नखरे की मुस्कान दे रहा था। जब वह हमें बातें करते हुए देखा, रोमन, मेरे पास बस 15 मिनट है, मुझे अभी थियो को भी कॉल करना है। मैं दखल दिया। एलिना उससे फोन खींच ली। क्विंटाना के पिछवाड़े में एक लात मारना मेरा प्यार। वह आंख मारी और रोमन उसे घूरने लगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, अपने टीम के साथ रहना, कोई भी परिस्थिति में कोई क्विंटाना के करीब मत जाना, रोमन कहने लगा। एलिना अपनी आंखें घुमाने लगी और मुझे देखकर आंख मारी। फिर मैं अपने दोस्तों को भी कॉल किया, उनसे बात की, सब कुछ बताया, आखिरी नंबर डायल किया। मेरी चमकती लड़की बड़ी सी मुस्कान लाकर कहा, जब वह झुंझलाहट में थी, मैं तुमसे कहा है ये कहना बंद करो। वह कही। उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बात किया, नौकरी और आलिया के बारे में। मन कर रहा था मैं बताऊं क्या चल रहा है, पर मैं जानता हूँ चारू डर जाएगी। मैं उसकी कोई गलती नहीं थी। वो हमेशा इसे अपने आप को कोसती रही, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था। अब भाई थियो ने फोन लिया, कहा रोमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे पता है सबने तुम्हें कहा है तुम सुरक्षित रहो और भाषण भी दिया है। तुम बहुत स्मार्ट हो, मामला जटिल है, अपना ध्यान रखना जुड़ा। मैं ध्यान रखूंगा। चारू को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं कहा। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली। लेकिन मैं, तुम कमजोर मत बनो, मैं काटते हुए कहा। कोई बहाना बना देना, कह देना मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ इंटरनेट नहीं है। अभी वह प्रेग्नेंट है, उसे रिलैक्स करने की जरूरत है, बच्चे की सेहत के लिए सही रहेगा। मैंने थियो को समझाया। वह कहा, ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा। दोनों जम गए। जब चारू फिर से फोन के पास वापस आई, उससे बातें करके मैं फोन रख दिया। यही थी मेरे परिवार के साथ आखिरी कांटेक्ट और अब वक्त आ गया था रोड शो शुरू होने का। कहानी मार्शेला की जुबानी। एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैं योजना बना रही थी कैसे जेसन एंडरसन को मिटाया जाए। मैं लंदन में आज सुबह पहुंची, इससे पहले कि मैं अपने पापा के स्ट्रिप क्लब में आती, ताकि अपना काम शुरू कर सकूं। वहां की मैनेजर जेसिका ने मुझसे कहा, तुम बिल्कुल गुड़िया की तरह दिख रही हो। प्राइवेट रूम में डांस नहीं करना चाहोगी? इससे तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं शायद ही कोई जानता हो कि मैं यहाँ काम नहीं करती या मेरी पहचान क्या है। 1 या 2 से नुकसान नहीं होगा, मैंने उससे कहा। यह हुई ना लड़की, वह मुस्कुरा कर कही। शो 1 मिनट के अंदर शुरू होने जा रहा है। मैं सर हिलाई, मेकअप और बाल ठीक किया, जल्दी से कपड़े बदले और मास्क पहन लिया ताकि मेरा चेहरा दिखाई न दे। अपनी आंखों को भी छुपा लिया। स्टेज के बीचों बीच गई। मुझे हरी बत्ती दिखा दी गई। स्टेज के अंदर आकर एंडरसन को ढूंढने लगी और उससे नजरें मिलाकर मैं आंख मारी। वह तुरंत सीधे होकर बैठ गया। कितना बेवकूफ है, मैं मन ही मन कही। खुद को पोल में लपेट लिया। मेरे शरीर को देखकर मर्द पागल होने लगे। मैं अपने होंठ काट रही थी। म्यूजिक के साथ साथ मैं पोल डांस करने लगी। ऊपर देखी और अपने हाथ को अपने शरीर में चलाई। एक अपरिचित से आंखें मिलाई। ऐसा मर्द जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। रोशनी उस पर बहुत कम गिर रही थी। मैंने देखा वो कितना मस्कुलर है। उसकी आंखें बिल्कुल नीली पत्थर की तरह है। उसके हाथ में टैटू किए हुए थे। शरीर का रंग बेहद गहरा था। मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं उसे और देखूं। काश यह किसी और जगह पर जाकर बैठता, उस पर परछाई नहीं गिरती। शिट, मैं डांस करते हुए लड़खड़ाई, अपना सर हिलाकर फिर खुद को संभाला। मुझे ध्यान देना होगा, मैं सब कुछ उलझा नहीं सकती। अपने शिकार पर नजरें बनाए रखी। फिर भी उस आदमी को जो परछाई में बैठा हुआ था, मैं उसे देख रही थी। उसकी वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पा रही थी। अपने पैरों को पोल में लपेट लिया और जंगली की तरह स्पिन की। अपने शर्ट के बटन को खोलकर उसे गिरा दिया। काफी मादक तरीके से मैं मुस्कान दी। आदमी हवस के साथ मुझे देख रहे थे। मैं काफी लुभावने तरीके से मुस्कुराई। अपने हाथों को अपने सीने में चलाई। एहसास हुआ गाना खत्म हो गया। भीड़ को किस देकर मैं वापस जेसिका के पास आ गई, एक प्राइवेट डांस के लिए। मैं एक नखरे की मुस्कान दी जब वह उस अपरिचित इंसान से नजरें मिली। वह दीवार के खिलाफ टेक लगाकर खड़ा था।
मेरी सांसें रुक गई जब रोशनी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इससे पहले कि मैं उसे अच्छे से देखती वो वहाँ से चला गया। मैं सांस छोड़ी और प्राइवेट कमरे में अपने कदम बढ़ाने लगी। पापा के 2 आदमी हॉलवे के आखिर के एग्जिट में खड़े थे। मुझे देखकर सिर हिलाए। मेसी हनी, जेसी का नाम लेकर पुकारी। जो लड़का तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना बन गया है, जेसन एंडरसन, प्रेस में अभी एकदम हॉटस्पॉट है, तुम्हें चाहता है, उसके लिए काफी अच्छे पैसे देगा। वह कही। ठीक है। मैं मुंह दबाकर हंसी। कैसा रहेगा अगर तुम किसी को भेजो उसे थोड़ा गर्म करने के लिए? 1 मिनट चाहिए, यह हीरे मुझे चुभ रहे हैं। मैंने कहा। हाँ जरूर, पर जल्दी करो, मैं नहीं चाहती वो पैसे वापस ले ले कि तुमने उसे इंतजार करवाया। वह आंख मारी और मैं मुंह दबाकर हंसी। ज्वेलरी खोलकर मैंने काले रंग का रोब पहन लिया और उसके दरवाजे के सामने आई। जेसन को फिलहाल सुख पहुंचाया जा रहा था। मैं उसे देखकर मुस्कुराई, होंठ काटने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें किसी भूखे की तरह मेरे शरीर में दौड़ रही थी। मैंने अपने रोब की रस्सी को खोल दिया और उसे जमीन पर गिरने दिया। झुककर अपने होंठ उसके होंठों पर रखे। लिली दूसरी लड़की दूर हटी। मैं झुक गई, उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वह हल्का सा कराहा, अपने कपड़े उतारा और यही मेरे पास मौका था। मैंने उसके गले को काट दिया। लिली काफी कंफ्यूजन के साथ देखी। इससे पहले कि उसकी चीख निकलती, मैंने उसका गला भी काट दिया। मैं अपने शिकार के साथ खेलना पसंद नहीं करती, उन पर अत्याचार नहीं करती, क्योंकि इससे जब मैं सोने जाऊंगी उसके चेहरे के भाव मुझे नजर आएंगे जब वह भीख मांगेंगे। मैं जाकर दरवाजे को नॉक की ताकि जो आदमी धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे वह अंदर आए। पीछे के दरवाजे से अंदर आए, काम पर लग गए कि उसके बॉडी को बैग में डालने लगे। उन्हें कहा कि लिली को यहीं पर छोड़ दे ताकि लोगों को थोड़ी देर के लिए लगे जेसन ही दोषी है। खून को साफ करने के बाद कमरे के बाहर निकल गई। कैमरा की लाल बत्ती बंद थी। जल्दी जल्दी कदम चलाने लगी ताकि अपने कमरे तक पहुंच जाऊं। वह रहस्यमयी आदमी मैंने पहले देखा था, वह मेरे पास आ गया। वह सामने से और ज्यादा हैंडसम है, काफी लंबा और मजबूत मसल लग रहा था। बहुत पावर है उसके अंदर। उसकी गहरी नीली आंखों में मैं सम्मोहित होने लगी। उसके हाथों में ही टैटू नहीं थे, पूरे शरीर में थे, गर्दन पर, सीने पर, बाजू पर। एक लड़की कह रही थी कि तुम मुझे प्राइवेट डांस करके दिखाओगी। वो नखरे की मुस्कान दिया। उसके चेहरे को देखकर लगा कि डांस से उसकी कहीं ज्यादा योजना है। वैसे तुम दोनों रूम नंबर 3 पर जाओगे, पीछे से जेसिका कही। लेकिन मैं कहने गई। उसने कहा लिली जेसन के साथ रहेगी। इस आदमी ने उससे कहीं ज्यादा पैसे दिए हैं। मैं अपना सर हिलाई। इससे पहले कि कमरे के अंदर आती, सुनाई दिया वह पीछे से आया और मेरा दिल डर और चिंता के साथ धड़कने लगा। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे यह जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ जो कांड हुआ है वह उजागर हो जाएगा। म्यूजिक लगा दी। प्राइवेट डांस रूम है। एक काफी मादक मुस्कान से वह चेयर पर बैठ गया। कमरों के बीचों बीच पीछे से एक किंग साइज बेड था। खुद को उस म्यूजिक में खो बैठी, अपने शरीर उसके आसपास हिलाने लगी। उसे चिढ़ाते हुए मेरे हाथ उसे छूने लगे। मैं सोची कि वह इस कपड़े के अंदर कैसे दिखता होगा। उसकी आंखें एक पल को भी मेरे से नहीं हटी। मैंने उसे मौका नहीं दिया कि मेरे शरीर की सराहना करे। उसने मुझे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और मैं अपने होंठ काटने लगी। एहसास हुआ वह बिल्कुल कड़क हो गया था। मेरा शरीर मेरा विरोध करने लगा। न चाहते हुए भी मैं उसके करीब आने लगी। उसके शरीर से जो खुशबू आ रही थी मुझे अपने आगोश में ले रही थी। मैं उसके खिलाफ झुक गई। वह मादक तरीके से गरजने लगा। वह अपने हाथों से मेरे हिप्स को पकड़ा। मैंने आंखें बंद कर ली जब उसकी आंखें मेरे शरीर में तैर रही थी, लेकिन तुरंत मेरी आंखें खुल गई जब वो पीछे से मेरे ब्रा के हुक को खोल दिया। कड़क हो गई। इससे पहले कि दूर हटती और अपने सीने को छुपाती, उसकी आंखें मेरे आंखों से मिली। हम यह नहीं कर सकते। मैं हकलाने लगी। नियमों के खिलाफ है। क्या तुम मुझे नहीं चाहती? वो मादक तरीके से बड़बड़ाया। मैं अपना मुंह खोली और फिर मछली की तरह मुंह बंद कर दी जब वो मुझसे दूर हटा। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मेरे शरीर को उसके स्पर्श की जरूरत थी, पर मेरा दिमाग मुझे याद दिला रहा था मुझे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। शरीर में ऊष्मा समाने लगी जब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरा इंतजार कर रहा है। उसके अंगूठे से मेरे त्वचा में गर्मी का संचार होने लगा जब वह मेरे हिप्स को रगड़ रहा था। तुम वह शब्द नहीं कहना चाहती। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा डार्लिंग, वह बड़बड़ाया। उसकी आवाज में सुनाई दिया कितनी हवस थी। मैं बहुत बुरे तरीके से निगलने लगी। अपनी इच्छाओं के सामने हार मान ली और धीरे से सर हिलाई। मेरे शरीर पर काम शुरू कर दिया। मुझे चिढ़ाने लगा।
नाजुक हिस्से को चूमने लगा और मैं बुरे तरीके से काटने लगी। बहुत उलझे हुए तरीके से मैं सिसकी ले रही थी और कराह रही थी और ज्यादा कर रहा था। हल्की सी आवाज निकली जब वो मेरे मूल तक पहुंच गया। हंसने लगा जब मैं एक झटका मारी और फिर मेरे होंठ काटने लगी जब मैं उसकी उंगली को महसूस की और बहुत गर्म तरीके से गरजने लगा। मैंने देखा वो अपने होंठ काट रहा था। जब नीचे देख रहा था, जोर से चिल्लाई, उसके कंधे को पकड़ लिया जब उंगलियों के जादू से मुझे सुख दे रहा था। पेट में गांठ बनने लगी। एहसास हुआ कुछ होने को है। काफी जल्दबाजी में मुझे चूमने लगा। मुस्कुराया इससे पहले कि दूर जाता और फिर मेरे होंठों को काटकर अपने जीभ को मेरे मुंह के अंदर डाल दिया। मैं अपने हाथों को उसके गर्दन पर रखकर जोर से दबाई। इससे वह पीछे हटा। उसकी आंखों में हवस दिखा जो मैंने किया था। इस वजह से मैं उसे देखकर चूमने लगी। वह मुझे उठा लिया और बेड के ऊपर फेंका। कुछ कह नहीं पाई। वह मेरे ऊपर आ गया और हल्के हल्के मेरे खुले त्वचा में चूमने लगा। सर को मेरे पैरों के बीच में रखा जब मैं सिसकी ले रही थी। जब मेरा स्वाद लेने लगा, मेरा शरीर झटका मार रहा था। वह बहुत संतुष्टि से गरज रहा था। मैंने अपने हाथों से चादर को पकड़ लिया। और ज्यादा प्लीज, मैं कही। चिल्लाना बंद नहीं कर पा रही थी जब वह बिल्कुल जानवर बन गया था। प्लीज, मैं, और बुरी तरीके से मुझ पर हमला किया। मैं ब्लश करने लगी जब एहसास हुआ मैं कितनी गीली थी। मेरे थाई कांपने लगे। मत रुको, मैं मांग करते हुए कही। बहुत ज्यादा है, मैं उसे कहने लगी जब वह उंगली से जादू चला रहा था। बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, वह कहा और बहुत नाजुक तरीके से अपना सिर हिलाने लगा। मैं अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे कैसे संभालोगी जब मैं तुम्हारी गहराई में होऊंगा पूरी रात? हाँ, वो कहा। बिना किसी काबू के मेरा शरीर मुड़ गया। अपनी उंगलियां मेरे रिब्ज में चलाने लगा, मेरे पेट में गोल गोल करने लगा। पर हम इससे पहले कि और आगे बढ़ते, सायरन बज गया और रोशनी बिल्कुल लाल हो गई। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरे हवस से भरा दिमाग को आखिर समझ में आया कि हो क्या रहा है। किसी ने लिली की बॉडी को ढूंढ निकाला होगा और जेसन का शरीर को भी। अगर मेरे पापा के आदमियों ने ठीक से काम नहीं किया होगा तो जाना होगा। खाली करने का सायरन बज रहा है। मैं बहुत ही शांति के साथ बड़बड़ाई, यहाँ पर कोई अलग कपड़े रखे हुए हैं? वह पूछा और मैं काफी अवाक हो गई। वह जरा भी उत्सुक नहीं था कि हो क्या रहा है। सर हिलाकर कैबिनेट की ओर दिखा। वह मेरे सामने कपड़े पहन लिए और मेरे चिबुक को पकड़ा। अपने होठों को मेरे होठों पर एक आखिरी बार रखा। मैंने उसके बाजू को बदले में पकड़ लिया। कितना हैंडसम आदमी है। खुद को रोक नहीं सकी। मैं सोचने लगी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा मेसी, वह कहा। गुड लक, मैं कही और नखड़े की मुस्कान दी। विश्वास करो, उसकी जरूरत नहीं है, उसने कहा। किसी वजह से मुझे यह सही नहीं लगा, फिर भी मैं विरोध नहीं की। मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। मेरी आंखें गहरी हो गई जब मेरे शरीर को देख रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी थी। वह मेरे ऊपर आ गया और अपने घुटनों को मेरे दोनों साइड में रखा, जैसे कि मैं कोई शिकार हूँ जिसे वो खाना चाहता हो। यह सोचकर ही मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक सिहरन दौड़ी। उसके हाथ मेरे शरीर में चलने लगे। वह मुझे चिढ़ाने लगा। मैं सिसकी ले रही थी, शरीर में गुदगुदी हुई। जब एहसास हुआ उसके शरीर मेरे शरीर से दबा हुआ था। उसके होठों पर एक मुस्कान आई। उसकी आवाज कितनी गहरी और मादक है जिससे मेरे अंदर और आग लग गई। मेरा दिल 1 मिनट में 1 मील दौड़ रहा था। मैं सच में उसके लिए लार टपका रही थी। वह हल्का सा हंसा जब अपनी उंगलियों को मेरे अंदर। मैं जल्दी से उठ गई जब मेरा फोन वाइब्रेट किया और मैं हकीकत की दुनिया में वापस आई। मेरे भाई कैमरन का मैसेज था। लिखा था, दिन में सपने देखना बंद करो। मैं ब्लश करने लगी। बैल्कनी में खड़े होकर लंदन के शहर को देख रही थी। फिर मेरे पापा ने वीडियो कॉल किया। बहुत अच्छा काम किया उस स्ट्रिपर को मारकर, इससे हमें और वक्त मिलेगा। मेरे पापा ने कहा, तुम्हारा अगला असाइनमेंट तैयार है। मैं कंफ्यूजन के साथ त्योरी चढ़ाई। मुझे लगा था मेरा काम खत्म हो गया। तुम्हारा काम तभी खत्म होगा जब मैं तुमसे कहूंगा मार्शेला। वह कहे, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा तुम किसके लिए काम करती हो। वह पूछे, नहीं सर, मैं जवाब दी। कमजोर तरीके से अपने भाई को देखकर मुस्कुराई जो मेरे पापा के बगल में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह तनाव में था। उसकी आंखों में देख सकती थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। मैंने तुम्हें एक तस्वीर भेजी है, उन्होंने कहा। जैसी वो मेरे फोन में आई मेरी आंखें चौड़ी हो गई, कराहने लगी जब मैं उसे पहचाना। कल रात वाला आदमी, उसी की तस्वीर थी। बिल्डिंग के बाहर भीड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे गालों में मानो आग लग गई। कल रात की बातें याद आने लगी। उसके स्पर्श से मैं पागल हो रही थी। लंदन में है या कहीं जा रहा है? मैं अपना गला साफ करते हुए पूछा। वह लंदन में है। मैं चाहता हूँ उसे रास्ते से हटा दिया जाए, पर शांत रहना। वह एक बहुत ही बड़े IT कंपनी का CEO है। दुनिया इसे अच्छे से जानती है, मीडिया भी। किसी भी सूरत पर कोई गलती नहीं कर सकती।
मेरी बात समझ में आई? वह पूछे। मैं अपना सर जवाब में हिलाई। मैं तुम्हें एक चैरिटी बॉल का लोकेशन भेज रहा हूँ जो वो अटेंड करने वाला है। उसका नाम है जुडाह जैक्सन। उसका नाम भी कितना पापी लग रहा है। तस्वीर को दोबारा देखी। मेरे पापा रिश्ते के मामले में भी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जिससे मेरा दम घुटता है। कुछ लोगों को ऐसे ही पसंद जरूर की थी। मुझे पता है कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे पापा के खिलाफ लड़ सकता है। जैक्सन को देखकर पहली बार मुझे कुछ पाने की चाहत थी। यह बस एक जिस्मानी रिश्ता नहीं था। जैक्सन को रास्ते से हटा दो। तुम्हारे लिए जेट प्लेन तैयार रहेगा। तुम्हें रशिया जाना है, वहाँ तुम्हें सिरगी को मारना है। मेरे पापा ने जारी रखा। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी कि मेरे पापा ने नहीं देखा। मेरा ध्यान भटका हुआ था। मेरा भाई अचानक से कहा, यह तो रशिया का माफिया है जो तीसरे कमांड में है। मेरे पापा ने कहा, बिल्कुल सही, क्या कोई दिक्कत है? पापा, आप उसे मरवा देंगे? मेरा भाई कैमरन जवाब दिया। मेरे पापा ने बिना किसी उत्साह से कहे, अगर तुम इतनी मजबूत नहीं हो कि मौत को अनदेखा कर सको तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मार्शिला मेरी उत्तराधिकारी नहीं है, तुम हो। उसकी जगह कोई और ले सकता है। मुझे सब कुछ समझाया और फिर हमने फोन रख दिया। मेरी मुस्कान बिल्कुल उतर गई। गहरी सांस छोड़ी जब मैं उस जुडा की तस्वीर को दोबारा देखी और फिर अपना सर टेबल के ऊपर रखी। जोर से गर्जी, यह क्यों? मैं रात के लिए तैयार थी। लियो और मार्कस मेरे साथ था। क्या तुम तैयार हो? आज रात लंदन के स्ट्रीट में ऐसे ही घूमना चाहती थी, किसी को मारने के लिए नहीं। मेरे अंदर मानो तूफान मचा था। अपनी टीम के साथ, फोन के साथ कनेक्ट थी। बॉल के अंदर अपने कदम रखी। पार्टी अपने पूरे खुमार में था। लोग पी रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, कीमती कपड़े पहने हुए थे, महंगे ज्वेलरी और महंगी शराब। ज्यादा समय नहीं लगा। मैं जुडा को ढूंढ निकाली। अपने आदमियों से कहने में हिचकिचाने लगी कि मैंने उसे देख लिया है। सारी औरतें उसे देखकर लार टपका रही थी। उसे देखकर लग रहा था खूबसूरत चेहरे के पीछे एक जहर हो। उसे मारने का हुक्म नहीं दिया गया होता तो मैं क्या पाप करती? या तो वह जिंदा रहेगा या मैं सोचने लगी। मैंने अपने काम पर इतना अफसोस नहीं किया था जितना कि आज। उस रात को मुझे पूरा नहीं पाया क्योंकि सायरन बज गया था। मैं उसे देखी, उसकी आंखें मुझसे मिली। उसने आंख मारी, सीधी मेरी ओर चल के आने लगा और मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मुझे हाथ दिखा रहा था, चेहरे पर मुस्कान थी। सब लोग मुझे मुड़कर देखने लगे। लियो और मार्कस के कराहने की आवाज सुनी अपने ईयरपीस में और अब मैं मुसीबत में हूँ। दोस्तों, मार्शिला एक प्रोफेशनल किलर है। क्या वो जुडा जैक्सन को मार डालेगी? क्या वो कमजोर पड़ जाएगी? इन दोनों में से आखिर कौन मजबूत है? दुश्मनी या चाहत, जीत किसकी होगी? जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।